नमस्कार, मैं संदीप ठाकुर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ जंगल में। जैसा कि पूरे प्रदेश में इस समय चुनावी माहौल बना हुआ है, वहीं सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर रही हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा विधायक आर नगर से अमिताभ बाजपेयी जी। विधायक जी, आपका सबसे बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ जंगल में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर से क्वेश्चन करने से पहले आप सभी लोगों को कुछ बताना चाहूँगा कि जब 2017 में मोदी लहर पूरे प्रदेश और देश में चल रही थी, तब आर नगर से सपा से कैंडिडेट होते हुए उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को हराकर तकरीबन 5,000 वोटों से विजय हुई थी, उनकी विजय जीत हुई थी। इसी कड़ी में विधायक जी, इस बार क्या उम्मीद होगी, कितने वोटों से आप जीतेंगे? चलिए, पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने जो सवाल पूछा, आपने यही पूछा कितने वोटों से जीतेंगे। तो कम से कम आपने ये मान लिया कि हम ही लोग जीतेंगे। वोट कितना होगा ये तो हमारे लोग, हमारी जनता, जिनका भरोसा हम पर है, जिन पर हमें भरोसा है, वो तय करेंगे। पर मुझे ये पक्का भरोसा है इस सरकार की विफलता और हम लोगों के जो काम रहे इसको मिला करके बड़ी जीत होगी। और अगर सबसे बड़ी जीत हो जाए कानपुर की तो भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। देखिए, इस बार बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने से पहले बहुत बड़ा उलटफेर किया है। जो सुरेश अवस्थी जी हैं वो सीसामऊ विधानसभा में अपनी जमीन बना रहे थे, उनको आर्य नगर से उम्मीदवार घोषित किया है। तो क्या लगता है आपको कि वो आपके सामने टिक पाएंगे या फिर नहीं? देखिए, चाहे वो हम किसी मित्र का नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि सब राजनीति के साथी हैं, पर कोई आ जाता तो टिक नहीं पाता। यहाँ तो डिप्टी सीएम का नाम भी आया, कई मंत्रियों के नाम आए, कई एमएलसीओं के नाम आए। देखिए, हम भाग्यशाली आदमी हैं, जो हमसे हारता है वो भी एमएलसी बन जाता है। तो इसलिए इसमें हमारे जो भाई आए हैं इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि हमसे हारेंगे तो निश्चित रूप से एमएलसी बन जाएंगे कभी इनकी सरकार अगर हुई तो इसलिए ये बेफिक्र होकर के हारे। भारतीय जनता पार्टी कई चेहरे बदलने की सोच रही थी, लेकिन जब समाजवादी पार्टी का अटैक हुआ, जब परसेप्शन में ये आ गया कि समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है और बड़ी संख्या में विधायक और मंत्री नाराज हैं और जिनको ये लोग टिकट काटेंगे वो सब बगावत कर जाएंगे, तो उसके बाद से उन्होंने टिकट बदलना छोड़ दिया। लेकिन अब बदलने की आदत तो है ही। जो नाम बदलते रहे, जो शहरों के नाम बदलते रहे, जो योजनाओं के नाम बदलते रहे, तो उन्हें कुछ तो बदलना ही था। तो उन्होंने प्रत्याशियों के क्षेत्र बदल के अपना ये शौक पूरा किया है। ले आए जबरदस्ती और नाम चाहे हो सुरेश अवस्थी। जी जी विधायक जी, एक सवाल और मेरा आपसे यही तो कि पिछली बार जब 2017 में चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस और सपा का गठबंधन था, तब आपको कांग्रेस का भी साथ मिला और कांग्रेस का भी वोट मिला। तो क्या इस बार वोट परसेंटेज कुछ कम होगा या फिर बढ़ेगा? देखिए, वोट किसी पार्टी की जेब में नहीं रखा होता। वोट मुद्दों का होता है, वोट परिस्थितियों का होता है, वोट व्यक्तित्व का होता है, वोट समीकरणों का होता है। तो ना समीकरण बदला है, परिस्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं, लोगों का समाजवादी पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है। इसलिए ये जो बात है ये बहुत छोटी बात है कि कांग्रेस पार्टी साथ थी। क्यों कांग्रेस पार्टी साथ थी? कि कांग्रेस पार्टी की भी वही लड़ाई थी जो हमारी लड़ाई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी उस लड़ाई में विफल हो गई। उनके उत्तर प्रदेश में केवल 7 उम्मीदवार जीत करके आए, 120 सीटें दी थी हमने, 120 में 7 जीते। क्या परसेंटेज था उनका? और 7 में से जब सदन समाप्त हुआ है तो केवल 3 बचे थे, 4 उसमें से भी चले गए। तो ये कहीं ठहरते नहीं हैं और इनका जो व्यवस्था थी, जो लड़ाई थी, वो लड़ नहीं पाए बड़े मुद्दों पर। तो इसलिए ऐसा साथ ना होना अच्छा है। जो जनता 2 तरह से बटी है, एक वो जो ध्रुवीकरण पे है। जब भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास करती है, जातीय आधार पर गोलबंदी करती है, वर्गीकरण के आधार पर बांटने का काम करती है। और जो सारे लोग इन बातों के खिलाफ हैं, जो सौहार्द में विश्वास रखते हैं, प्रेम भाईचारे में विश्वास रखते हैं, जो गरीबों की मदद करने में विश्वास रखते हैं, वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग हैं वो उसी को वोट देंगे जो भारतीय जनता पार्टी से भारी कैंडिडेट होगा, वो कैंडिडेट देख करके वोट देंगे। इसलिए दलों की जुगलबंदी कोई खेल नहीं है, यहाँ प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए ये सारा वोट जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को ही मिलेगा और आने वाले विधानसभा में हमको ही मिलेगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस 7 सीटों पे 120 सीटें दी गई थी, 7 सीटों में जीत के आई है। तो मेरा सवाल यहीं से बनता है कि इस बार सपा कम से कम छोटे छोटे दलों से 6 दलों से गठबंधन किए हुए है, तो क्या उनके सीटें बंटवारों के बाद सपा कितने सीट लेकर सरकार बनाएगी? अपनी सपा खुद की सीटें कितनी ला सकती हैं?
इस सपा क्लियर मेजॉरिटी गवर्नमेंट अपने बलबूते बनाएगी। आप सीटों का आंकड़ा पूछेंगे तो आंकड़ा तो भ्रमित करने वाला होगा। मैं अगर ये भी कह दूं कि हम 350 जीतेंगे तो आप कहेंगे 50 कौन सी हार रहे हैं, तो इसलिए उसके नहीं पड़ेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार अपने दम पे बनाएगी। और ये जो नेता ने हमारे गोलबंदी करी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बिसात बिछाई है, ये बड़ी मजबूत बिसात बिछाई है। और देख तो रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी में हलचल मच गई जब से शुरू हुआ। तो जो टेलीप्रॉम्प्टर वाले जो हमारे मुखिया थे, जो टेलीप्रॉम्प्टर देख करके बोलते थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश का रुख करना बंद कर दिया है। और उनके जो चाणक्य कहे जाते हैं, जो तड़ीपार नेता हैं, वो उन्होंने उत्तर प्रदेश का रुख किया है। वो अपनी गोलबंदी करने आए हैं। उनकी सीधी फ्लाइट लैंड करी है जा करके कैराना में, मतलब कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा इनके पास। 8 साल की केंद्र की सरकार चलाने के बाद, 5 साल उत्तर प्रदेश सरकार चलाने के बाद कोई विकास की योजना, कोई मुद्दा नहीं है। और ये अपनी उसी पुराना मसाला लेकर के, अपनी दवा लेकर के आ गए हैं। लेकिन जनता सब समझ चुकी है और ऐसा कुछ नहीं चलने वाला है। और समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बनाएगी। और जो हमारे सहयोगी दल भी जीत करके आएंगे, उनको भी उचित सम्मान देने का समाजवादी पार्टी करेगी। सर, जैसा कि इस समय कोरोना का भी लगातार पैर फंसा रहा है और धीरे धीरे सब लोग वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं, सभी विधायक कैंडिडेट और या फिर कहें उनके जो कार्यकर्ता हैं। लेकिन इस समय सोशल मीडिया में एक चीज बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है कि अपर्णा यादव हैं, वो अपने ससुर मायके वापस चली गई हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे उनके मायके का एड्रेस नहीं पता, मैं कभी उनके मायके नहीं गया, मुझे उनका कोई एड्रेस नहीं पता। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को जानता हूं जो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं। अब कौन कहां चला गया, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, तो इसलिए उन पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। महिला हैं, परिवार की हैं, इसलिए उचित नहीं करेंगे। लेकिन जरूर भारतीय जनता पार्टी लोगों को जरूर पूछना चाहूँगा कि क्या अब वो परिवारवाद के पक्षधर है कि नहीं। क्योंकि गांधी परिवार पे आरोप लगाते हैं परिवारवाद का, और गांधी परिवार के लोगों को ले लेते हैं। वो यादव परिवार पे आरोप लगाते हैं परिवारवाद का, यादव परिवार के लोगों को ले लेते हैं। तो इनकी थ्योरी क्या है, इस पर जरूर मैं कुछ कंफ्यूज हूँ। अगर कहीं मौका लगेगा तो इस थ्योरी को वो क्लियर करें कि परिवारवाद, उनकी असली परिभाषा क्या है परिवारवाद की। राजनाथ सिंह के बेटे परिवारवाद की स्थिति में आते हैं कि नहीं आते। अपने शहर में भी कई नाम हैं, चूंकि अच्छे संबंध है इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं, पर वो परिवारवाद में आते हैं कि नहीं आते हैं। और जब ये परिवारों में तोड़फोड़ करते हैं तो वो किस श्रेणी में आता है, इस पर वो अपनी स्थितियां स्पष्ट करें। विवेक जी, मैं एक प्रदेश लेवल का सवाल पूछना चाहूंगा। सपा ने अपने घोषणा पत्र में 300 यूनिट बिजली की बात कही है। अगर आपकी सरकार बनती है और पूर्ण बहुमत से आती है तो सर इतना बजट सरकार कहां से लाएगी? क्योंकि 300 यूनिट बिजली पर हेड देना बहुत बड़ी बात है। जैसे हमेशा चिंता इस बात ही करनी चाहिए कि हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सरकार बजट कहाँ से लाएगी, सरकार चिंता करेगी। जब किसी ने कहा कि हम कर्ज माफी करेंगे तो उन्होंने कर्ज माफी कहाँ से करी थी, तो पूछा नहीं किसी ने। जब हमने लैपटॉप बांटे थे तो हमने लैपटॉप कहाँ से बांटे थे? जब हमने विद्याधन बांटा था, बेरोजगारी का भत्ता बांटा था, तो कहाँ से बांटा था? जब हमने एक्सप्रेस वे बनाए थे, मेट्रो चलवाई थी, तो कहाँ से लाए थे? तो बजट की परवाह करने के बजाय ये सवाल अच्छा होता है कि सचमुच ये सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी और कैसे मिलेगी। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने घोषणा करी है वो धरतीपुत्र मुलायम सिंह का बेटा है, जिनके बारे में हमेशा कहा गया कि कथनी और करनी में कोई भेद नहीं होता। तो उनके पुत्र हैं अखिलेश यादव जी, 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और पढ़ाई लिखाई से एमटेक हैं, इंजीनियर हैं। उनको बेहतर पता है बिजली बनती कैसे है, बिजली बढ़ती कैसे है, बिजली बनाने की लागत कैसे कम आएगी। और उन्होंने पूरा खाका खींच के बताया पत्रकार वार्ता में, आपने पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं, कि लगभग 6000 मेगावाट के प्लांट जो सपा सरकार ने शुरू कराए थे और भाजपा सरकार पूरे नहीं कर पाई है, वो किनारे हैं, वो बिल्कुल अब फिनिशिंग स्टेज पे खड़े हैं और हम लोग उनको शुरू करेंगे। नेवेली लिग्नाइट में हमने पहली सभा इस चुनाव की करी थी। नेवेली लिग्नाइट प्लांट जो घाटमपुर हमीरपुर के बॉर्डर पर है और 2000 मेगावाट का है, उससे उन्होंने शुरुआत करी थी अपने चुनाव अभियान की। 660 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल यूनिट बन रही पनकी में, ऐसे एटा में 2000 मेगावाट की है, हरदुआगंज, ओबरा, ये सारा मिला करके लगभग 6000 मेगावाट का उत्पादन हमारा सरकारी शुरू होने जा रहा है। बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी, दाम घटेंगे और बजट की चिंता मत करिए। अगर अखिलेश यादव जी ने कह दिया है तो सबको भरोसा है कि वो काम निश्चित तौर पर होगा। और ये घोषणा केवल लुभावनी घोषणा नहीं है, ये घोषणा बड़े स्पष्ट इरादे के साथ है। जब कोरोना का काल था, 1.5 साल ऐसा था, कोरोना था, लोग फीस नहीं दे पा रहे थे, लोग इलाज नहीं करा पा रहे थे, लोग भोजन नहीं कर पा रहे थे। किसी गरीब के घर की समाज सेवी ने आटा राशन तो पहुंचा दिया, उसकी रोटी तो चल गई भाई साहब, गैस नहीं थी उसके पास, आटा दे आए, पकाएगा कैसे? बिजली
बत्ती पंखा चला रहा है, उसका बिल कैसे भुगतेगा? वो मजदूर था, वो रिक्शे वाला था, वो गरीब ठेले वाला था, उसकी रोजी रोजगार जीरो थी, वो घर से 1.5 महीने तक निकला नहीं था और उसका बिजली का बिल 3,000-4,000 रुपए का खड़ा था। घर पे 1,000 रुपए का सिलेंडर भराने के लिए पैसे नहीं थे। आटा राशन तो बहुत सारे दानवीरों ने दे दिया, किसी ने गैस नहीं दी है, किसी ने गैस नहीं दी, पकाने का साधन नहीं दिया, किसी ने बिजली का बिल नहीं दिया है, किसी ने स्कूल की फीस नहीं दी है और सरकार ने भी ना फीस कम करी ना बिजली का बिल कम किया। दुकानदार रोते रहे कि 1.5 महीने से दुकान बंद है साहब, बिल माफ कर दो, नहीं किया गया माफ। तो ये उस दर्द को महसूस करके, उस गरीब के दर्द को महसूस करके 300 यूनिट बिजली मुफ्त करी है और 1,500 रुपए समाजवादी पेंशन देने की बात करी है कि गरीब आदमी जो कुछ भी नहीं कर पाएगा वो कम से कम पेंशन से रोटी खा लेगा और बिजली के बिल से अपना घर चला लेगा, उसको जीने की परेशानी नहीं आएगी और हम अच्छे इलाज और अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। तो सुगम जीवन की ओर ये एक मजबूत कदम है। इसके लिए हम सब लोग मिलकर अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहिए। विवेक जी, आखिरी सवाल है मेरा आज का कि आपकी जो आर्य नगर से जनता ने आपको वोट दिया, आपको विधायक बनाया था, पिछले 5 सालों में आपने कोई ऐसे 5 कार्य बता दीजिए जो कि आपने अपनी जनता के लिए किए और आगे आने वाले चुनाव के बाद ऐसे 5 काम बता दीजिए जो आपको करने होंगे, जो जनता आपको वो जिम्मेदारियां देंगी। सबसे अच्छा सवाल आपने सबसे आखिरी में पूछा जी। और उसमें सीमित कर दिया केवल 5 बताइए। नहीं, अब भाई केवल 5 कैसे? नहीं, हम ठीक है आपकी बात मानेंगे, हम 5 तरीके काम बता देंगे। 5 बताएंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, हम 5 तरीके काम बताएंगे। पहला काम, पानी की टंकियां बहुत दसियों साल से बनी ठूट खड़ी थी। जेएनयूआरएम की अनेक जीआईसी से लेकर के कौशिक पार्क, फूलबाग, मालवी पार्क, कैनाल पटरी, झकरकटी और हटिया हलसी रोड वाली में भी पानी नहीं पहुंचा था बैराज का। मैंने इन सारी टंकियों में बैराज का पानी पहुंचा करके 80% क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूशन का काम करा लिया है और शेष डिस्ट्रीब्यूशन का काम अगले कार्यकाल में कराऊंगा। एक काम हुआ ये। दूसरा काम, सीवेज का पूरा काम लगा के तलाक महल से नई सड़क, अस्पताल रोड, मेस्टन रोड, हीरामनपुरवा, लक्ष्मीपुरवा, पूरे वार्ड में लगभग 28 किलोमीटर सीवर लाइन डलवाई है मैंने। धनकुट्टी, कलेक्टरगंज, शक्करपट्टी, नयागंज, हरबंस मोहाल के इलाके से मैंने सीवर की समस्या समाप्त कर दी। मैं पूरे गर्व से कह सकता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में अब सीवर जल भराव की कोई समस्या नहीं है। हटिया का इलाका, गया प्रसाद लेन का इलाका कितना भरता था पानी, मिश्री बाजार का इलाका कितना भरता था पानी, अब इस किसी इलाके में सीवर की समस्या लगभग समाप्त हो गई है और छोटी मोटी गलियां शेष बची होंगी, उनको अगले कार्यकाल में हम लोग पूरा करेंगे। नंबर 3, बाजारों के अंदर यूरिनल। अब आप देखिए जाकर के मनीराम बगिया, बिजली मार्केट, खोया बाजार, हटिया, जलनागंज कपड़ा मार्केट, किराना मार्केट, शिवाला से लेके जितने यूरिनल बाजारों में सबको मैंने रिनोवेट करा दिया है और सब में मैंने महिला यूरिनल का इंतजाम कर दिया है। पार्क, अब आप मेरे विधानसभा के अंदर एक पार्क गंदा अव्यवस्थित ढूंढ के दिखा देंगे तो मैं आपको उसके बदले में उचित इनाम भी दूंगा। मेरी पूरी विधानसभा में एक भी पार्क गंदा नहीं ढूंढ पाएंगे। सारे पार्क लगभग 25 पार्क मैंने बिल्कुल साफ सुथरे और ठीक करा दिए हैं। जो सबसे गंदा अंबेडकर पार्क हुआ करता था जिसमें सुअर लौटा करते थे, एक गड़िया पार्क होता था, कुली बाजार में कूड़े का अंबार था, वो तक मैंने ठीक कर दिए हैं। और सबसे पहले देखना है तो परमट वाला पार्क चले जाइए आप जाके देखिए कितना सुंदर मंच बना दिया है, कितने सुंदर झूले लगे हैं। 13 पार्कों में मैंने झूले लगा दिए हैं। आनंद स्वरूप पार्क को हम लोगों ने ऐसा रिनोवेट किया था कि उसमें आज बच्चों के स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें बैडमिंटन होता है शाम को। गणेश शंकर पार्क देखिए जाकर कितना सुंदर बनाया, अब लोग वहाँ सुकून से बैठ के पारिवारिक बातें करते हैं, वहाँ योगा का चबूतरा बैठा हुआ है। हटिया वाला पार्क देखिए जाके, उसमें फुवारे तक बने हुए हैं, बढ़िया झूले लगे, 13 पार्कों में झूले लगा दिए हैं। अब बच्चों को खुशी देखी जाके। कल के जागरण अखबार में फोटो छपी, इसमें बच्चे झूले पर झूले किलकारियां भर रहे थे। फोटोग्राफर मित्र ने ये तो लिखा था कि धूप का आनंद उठाते हुए बच्चे झूला झूल रहे हैं, पर ये बताना भूल गए कि झूला हमने लगवाया है, हमारी सोच का परिणाम है। तो पार्क ठीक हो गए। मुख्य मार्ग मेरी पूरी विधानसभा में एक भी खराब नहीं है। गड्ढे वाली लाटू रोड अगर आपको याद हो, अगर आपको सर्कुलर रोड याद हो, तो अब मेरी पूरी विधानसभा में एक भी रोड खराब नहीं है। केवल 2 मार्ग, एक नई सड़क का कुछ हिस्सा और एक साइकिल मार्केट का हिस्सा। हालांकि साइकिल मार्केट मेरी विधानसभा में नहीं आता, लेकिन सीवर काम कराया। इन दोनों जगहों पे सीवर काम लेट पूरा हुआ है, उसका भी टेंडर होकर के वर्क ऑर्डर होकर काम शुरू हो गया। मौसम ठीक होने के इंतजार है, ठीक होते बन जाएगी। एक भी रोड खराब नहीं है। गलियां भी 80-90% मैंने ठीक कर दी हैं। कहीं कोई शिकायत मेरे पास पेंडिंग में नहीं है कि मेरे पास आई हो और ना पूरी हुई हो। मैंने गलियां ठीक कर दी हैं। 5 हो गए क्या? नहीं, एक दो तो और बताएंगे। आनंदेश्वर मंदिर का धाम, सबसे पूजनीय स्थान, मेरे बाबा का स्थान। अब आप जब वहां जाएंगे तो आप ग्रेनाइट पत्थर और कोटा स्टोन के रास्ते चल करके जाएंगे। उसके बाहर एक सुंदर शौचालय, सुंदर में मतलब जो श्रद्धालु
श्रद्धालु जाते हैं बड़ी परेशानी में होते हैं, महिलाएं जाती हैं बड़ी परेशानी में होती हैं, उनके लिए शौचालय बनाने का काम प्रगति पे है। अंदर पार्क में देखिए मैंने सार्वजनिक मंच बना दिया है जिसमें गरीब बच्चे पढ़ाई करेंगे। एक संस्था से बात हुई है, वो पढ़ाई करेंगे, वहाँ लोगों की शादी ब्याह होंगे, लोग कार्यक्रम होंगे, तो आनंद से दरबार को सजाने का काम किया है। डफरिन के अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग से मदद लेके मैंने एक NICU बनवाया है 20 बच्चों का। सिविल काम पूरा हो गया है, सरकार की हठधर्मिता से मशीनें नहीं आ पाई, हालांकि बजट उसका भी आ गया है, तो डफरिन का NICU बनवाया है। धनकुट्टी का अस्पताल जरूर मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको मैं किनारे तो ले आया और मैंने टेंडर भी करा दिया, विधायक जी से पैसा भी जारी कर दिया, लेकिन नगर निगम की हठधर्मिता से उसकी केवल NOC नहीं दी, इन्होंने NOC नहीं दी राजनीतिक कारणों से। लेकिन बिल्डिंग मैंने तुड़वा ली है, नई बिल्डिंग खाका तैयार है, मैंने टेंडर कर दिया है। जैसे ही चुनाव जीतूंगा सबसे पहले वो धनकुट्टी का अस्पताल बनवाऊंगा, और सरकार में मौका मिला तो उसमें भव्य अस्पताल बनवाऊंगा धनकुट्टी में। तो ये मेरे क्षेत्र के काम है। अगली बार सरकार में मौका मिलेगा, ये जरूरी सवाल है कुछ, तो जो प्रदेश स्तर पे काम होंगे सो होंगे, शहर स्तर पे जो होंगे सो होंगे। मैं आपको 5 काम बता रहा हूँ जो अपने क्षेत्र में करूंगा। जैसे मैंने नाना पार्क में आपने देखा होगा मैंने ओपन जिम बनवाया है, जैसे मैंने आदर्श व्यायामशाला का सुंदरीकरण कराया है। मैं अपने क्षेत्र के सारे पार्कों में ओपन जिम बनवाऊंगा, और जितने भी पुराने अखाड़े हैं जहाँ लोग स्वास्थ्य लाभ लेते हैं उन सबका उच्चीकरण करा के सबको बेहतर बना दूंगा। एलिवेटेड रोड बनाने का प्रयास करूंगा जिससे जाम की समस्या से स्थायी निजात मिल सके। जैसे हमने नवी मार्केट सुंदर बनाई थी और मल्टी लेवल पार्किंग बनाई थी क्रिस्टल वाली, हम लोगों ने अपनी सरकार में बनाई थी, और ये फूलबाग की मल्टी लेवल ये जो बेसमेंट वाली पार्किंग है और कैनाल रोड वाली पार्किंग मल्टी लेवल, इसी तर्ज पर हम अन्य बाजारों में भी मल्टी लेवल पार्किंग बना करके जाम की समस्या से निजात दिलाएंगे, जिसमें परमट, कचहरी और शिवालय के आसपास। और जिस तरह नवी मार्केट बनाई है ऐसे ही शिवाला की बाजार को महिलाओं की बहुत सुंदर और सुरक्षित बाजार बना के उचित पार्किंग साथ में उसको विश्व स्तर का बनाएंगे। नाना पार्क में पहले बहुत सारे धार्मिक सामाजिक आयोजन हुआ करते थे, उसका स्थान इस सरकार ने खत्म कर दिया। तो उसके लिए एक महोत्सव का पंडाल जिसमें सार्वजनिक धार्मिक श्याम बाबा का कीर्तन हो सके, राधा रानी के कीर्तन हो सके, ऐसे कार्यक्रम मेरे क्षेत्र में बहुत होते हैं, तो उसके लिए एक उचित महोत्सव पंडाल बनाने का काम करेंगे। पिछली सरकार में हमने मुर्गा मार्केट हटा करके एक अस्थायी मार्केट एकता मार्केट रूप में बना दी थी। अब की बार अगर मौका मिलेगा तो उस एकता मार्केट को हाइजीनिक बनाने के लिए पूरी एयर कंडीशनड नॉनवेज मार्केट बनवा देंगे, ताकि जो नॉनवेज खाने वाले साथी हैं, हालांकि हम लोग उसमें नहीं हैं, पर जो है कम से कम वो शुद्ध साफ लेंगे और बाहर की जो गंदगी वो हट जाएगी। तो एक हाइजीनिक नॉनवेज मार्केट बनाने का काम करेंगे। और जो बाकी उर्सला अस्पताल है उसको बेहतर बनाने के लिए हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। जैसे कि आपने देखा लगा था विधायक जी ने अपने पिछले कार्यकाल के काम बताए और अगले कार्यकाल में जो उनके टारगेट हैं वो भी बताएं। तो विधायक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। आपको भी धन्यवाद, आपने अच्छे प्रश्न पूछे। न्यूज़ जंगल को मेरी शुभकामनाएं और आप लोगों को सकारात्मक सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहे, इसी उम्मीद के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।